हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आश्रम का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। लेकिन पार्ट 2 उन्हीं लोगों को समझ आएगा जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको आगे की आज की स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। शुरुआत होती है धप धप की आवाज से। धप धप जैसे ही किसी के पाँव पटकने की आवाज आई। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। खटाक जैसे ही कोई बर्तन दीवार से टकराया। कुछ हाफने की सी आवाज। ओह, शायद बैल होंगे, सानी खा रहे होंगे। लेकिन अंधेरे में कुछ हिल रहा है। हाँ, बड़े पंडित जी के छप्पर की दीवार के पास कोई है, दोहरा झुका हुआ, पाँव डगमगाते हुए, हाथ में कोई लंबा सा बर्तन। माधव तो नहीं है? कौन है? उसने कांपते गले से आवाज दी। वह रुका, धीरे धीरे मुड़ा। कुन्नी ने देखा कोई बूढ़ा सा चेहरा गर्दन से कांपता हुआ। अंधेरे में भी देखा जैसे दो आंखें कुन्नी को एकटक देख रही हो। फिर वही डगमगाती टांगे, दोहरा झुका हुआ बदन, मुड़ा, छप्पर के पीछे चला गया। कुन्नी की जबान तालू से चिपक गई। क्या करे? छोटे पंडित जी को जगाए? क्या उसने ठीक से देखा था? कहीं माधव से मिलकर बुढ़ा सेठ या फिर उसकी बहू कोई शरारत तो नहीं कर रहे हैं? वह अंदर आकर भाई जी की एक लाठी ले आया और लालटेन। दबे पाँव गया। छप्पर के पीछे कोई नहीं था। शायद भ्रम ही था। लौटकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली। अब लालटेन की चिमनी भी अंधेरे में डूबने लगी थी। उसने एक बार फिर खिड़की से झांका। सब शांत था, कहीं कुछ नहीं। सचमुच केवल भ्रम ही था, एक अज्ञात भय। उसने आंखें बंद कर ली। सवेरा वैसा ही था। छोटे पंडित जी छप्पर के आगे बैठे हुए रात का आया अखबार पढ़ रहे थे। छोटी कन्याओं का स्नान का दिन था। कुएं पर काफी घमासान मचा हुआ था। कुन्नी के मन में उससे भी ज्यादा। वह मुंह हाथ धोकर दाई ओर वाले दरवाजे के पास गया और सोचा कि दीदी को बुलवाए, तो देखा कि दीदी बाहर ही पेड़ के नीचे टाट बिछाए बैठी थी। क्या यहाँ बैठकर पूजा करती है? आखिर बात क्या करेगा? उसने जो खत रात भुआ को लिखा था वह ले गया। दीदी शांत भाव से पत्र पढ़ने लगी। उसने गौर से देखा, दीदी के चेहरे पर स्थैर्य आ गया था। अंतिम अंश पढ़कर खिल उठी। तो तू ठहर रहा है, बहुत राजा भैया है। पर दीदी, सोचता हूँ शायद ठहरना ठीक नहीं। हाँ, ठीक क्यों होगा? मैं जो तेरे आने से खुश हूँ वह तुझसे क्यों देखा जाएगा भला? दीदी, तुझे मालूम है कल रात? और उसका गला सूखने लगा। कल रात? क्या हुआ कल रात? दीदी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। कल रात बहुत डर लगा मुझे। मैं बाहर निकलकर खड़ा था तो मुझे लगा कोई आदमी हाथ में बर्तन लिए छप्पर के पास है। मैंने पूछा भी कौन है, पर बोला ही नहीं। टांग अलग कांपती थी, सिर अलग। मैं लालटेन लेकर आया पर कोई था ही नहीं। हाथ में लंबा सा बर्तन था? दीदी ने पूछा। हाँ। हाय रे, लगता है जयसिंह कल था नहीं तो भूखे रह गए बेचारे। बर्तन लेकर खाना लेने आए होंगे, पर भंडारा बंद होगा। कौन था? क्या सचमुच कोई था? बड़े वानप्रस्थ जी रहे होंगे। बुढ़े से थे ना, पाँव से ठीक से चल भी नहीं पाते। उन्हें मना भी है कि कमरे से बाहर ना निकले। बरसों बीत गए, वही अंधेरे में पड़े रहते हैं। मगर क्यों निकलते क्यों नहीं? बड़ी माँ जी का सख्त हुक्म है भैया। असल में, कहते कहते दीदी रुक गई। कहना नहीं किसी से कि वो निकलकर उधर गए थे, समझा ना? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हर बात तेरे जानने की नहीं होती। निकलना मना है इसलिए नहीं निकलते, बस। तू खत भैया को दे आ, ठीक टाइम पर डलवा देंगे। मैं जाती हूँ, उन्हें कुछ खाने को दे आऊं। भूखे पड़े रहेंगे पर मांगने नहीं आएंगे। उसे शांति तो गोस्वामी जी के आश्रम में मिलती थी। क्यों, वह यह भी नहीं जानता। लेकिन यह जरूर है कि उनसे बात करने के बाद मन के आगे सोचने की नई दिशाएं खुल जाती हैं। खालीपन भरने लगता है। वैसे ये अकस्मात छा जाने वाली उदासी और खालीपन उसी की बीमारी थी या इस उम्र में होती है, यह भी उसे नहीं मालूम। नहीं रहा गया तो गोस्वामी जी के पास ही चला गया। गोस्वामी जी ने उसका सवाल सुना तो सहज मुस्कुराकर बोले, ओहो कुंदन जी, आपको तो शांकरी चिंता व्याप्त हो रही है। लक्षण तो महापुरुषों के हैं। शांकरी चिंता नहीं समझे आप? आप पूछ रहे हैं ना कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा कि यह आश्रम की दुनिया अलग ही दुनिया है। यहाँ क्यों हैं आप? आपका इससे क्या लगाव? कुछ भी लगाव नहीं, फिर भी इसमें उलझते क्यों जा रहे हो? बस यही शांकरी चिंता समझिए। गोस्वामी जी से बात करने के बाद अब वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा। रात हुई, भंडार घर में जाने का समय हुआ। देर हो चुकी थी, पर भंडार घर में ज्यादा रौनक थी। बड़ी माँ जी आज खुद मौजूद थी, दीदी भी थी। देख भैया, आज तेरे लिए माँ जी ने खुद मीठी रोटियां बनाई हैं। इमली सिल पर चटनी पीस रही थी।
माँ जी ने रोटियां खुद परसी और बोली, शांता ने बताया कि तुम रुक रहे हो बेटा, तो मैंने कहा कि कुछ मीठा बन जाए। आश्रम में और क्या मीठा, इस मीठी रोटी से मुंह मीठा कर लो, माँ का मन खुश हो जाएगा। चलो तुम्हें आश्रम भाया तो। माँ जी, यह तो किसी भी मिठाई से ज्यादा सौंधी है। हाँ, बुआ को लिख दिया है कि घर पर कह दे कि अभी यहीं रहूंगा, पर फिर सोचता हूँ कि यहाँ बिना कामकाज के क्या पड़ा रहूं। उससे बहुत बोझिल मन से कहा। कामकाज? बेटा, यह शांता का घर है तो तुम्हारा नहीं। घर में कामकाज ही जरूरी है। ये अभी जाना चाहे तो ऊंट गाड़ी मंडी लौट रही है, उसी में गद्दी डलवा दे। विमली बोली। क्यों तुम लोग बकवास करते हो? माँ जी ने मीठी डांट बताई। उसे रोटी तो दो। बेटा, यह आंवले की चटनी कैसी है? माँ जी थोड़ी चटनी परस कर उठ खड़ी हुई। रहट पर एक बैल गिर पड़ा है, उसे देखना था। बड़ी माँ जी आश्रम के एक एक पशु पक्षी की देखभाल खुद करती थी। विमली ने दीदी की थाली भी लगा दी थी, लेकिन संकोचवश आज खुद पंखा लेकर नहीं बैठी। अंदर कुछ लेने चली गई। वह उठकर खुद ही हाथ धोने लगा। चलने लगा तब भी विमली अंदर ही थी। दरवाजे तक पहुंचा होगा कि विमली भागी भागी आई। अरे सुपारी तो ले लीजिए। सुपारी दी और देते समय दीदी की निगाह बचाकर उसकी जेब में एक कागज ठूस दिया। कार्यालय में आकर उसने कागज खोला। आप जाने को क्यों कह रहे हैं? आप जाइएगा मत, विमली की कसम। कागज फाड़ दीजिएगा याद से। उसने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, फाड़ा नहीं। संदूक खोला रखने के लिए, फिर पता नहीं क्या सोचकर कागज फाड़ दिया। देर तक बैठा, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में भी टुकड़े करता रहा। मौसम बदल गया था। देखते देखते हवा सूखी और गर्म हो चली थी। दिन चढ़ते ही दोपहर का सूनापन व्याप्त हो जाता था। ककड़ियां आने लगी थी। माँ जी ने उसे ककड़ियों का रायता बनाकर खिलाया था। अब अक्सर माँ जी या दीदी भंडारे में रहती थी। छोटी पंतानी गांव से लौट आई थी। गोस्वामी जी भी कटे कटे से रहने लगे थे। जाने क्यों घूम फिर कर वह उधर पहुंच जाता था जहां खस वाला काली मिट्टी का बड़ा सूखा तालाब था, जिसके किनारे बैल बंधे रहते थे। कुन्नी अक्सर वहां जाकर खड़ा हो जाता। बूढ़ा बीमार बैल अपनी उदास आंखों से उसे देखता रहता। एक बार वह ककड़ी ले गया, उसने सूंघकर छोड़ दी, फिर कुन्नी की ओर ही देखने लगा। कुन्नी को लगता था किसी रहस्यमय ढंग से अब यही एक जगह है जो उसके दुख में शामिल है। बाकी सब जगह दुख को मन के अंदर लेकर लोगों ने मन के कपाट बंद कर लिए हैं, उनकी दीदी ने भी। वह फिर ठहरा क्यों है? किस डोर ने उसे बांध रखा है? यही उसकी भेंट बड़े वानप्रस्थ जी से हुई। हालांकि जैसे हुई वैसे ना होती तो अच्छा होता। माँ जी बहुत जोर जोर से बिगड़ रही थी। उनके हाथ में 2 रोटियां थी और बूढ़े वानप्रस्थ जी कांपते पांव से और भी कांपते हुए सिर झुकाए खड़े थे। उनके पहुंचते ही बड़ी माँ जी का स्वर थोड़ा धीमा हो गया। बोली, भला बताइए, कोई बात हुई? मैं कहीं कहीं से भीख मांगकर आश्रम के लिए अन्न जुटाती हूँ और यहाँ घी चुपड़ी रोटियां बैल के आगे फेंकी जा रही हैं। नहीं खाना है तो पहले कहलवा दे। बुढ़ापा बहुतों का देखा है, पर यहाँ तो अक्ल बिल्कुल मर गई है। ना देखो तो 10 आदमी कहेंगे कि इसका ख्याल नहीं रखती। आपका दिमाग ठीक नहीं, शरीर नहीं चलता तो कमरे में बैठो, मैं कहाँ कहाँ देखती फिरूं। वह उल्टे पांव लौट आया, पर मुड़कर बूढ़े को देखता रहा। शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, पर चेहरा अभी भी सुकुमार था। खाल जो झूल रही थी कभी बहुत गोरी रही होगी। आंखों में नीलापन था, पर जैसे अंदर की जोत बुझ गई थी। उन्होंने एक बार आंखें उठाकर कुन्नी की ओर देखा। माँ जी चली गई तो कुन्नी गया। कमरे की खिड़कियां जैसे बरसों से बंद होकर जाम हो गई थी। अंधेरा और सीलन, एक विचित्र प्रकार की बदबू। एक टिफिन कैरियर था, वही लंबा बर्तन जो कुन्नी ने रात में देखा था। उसी के कटोरों में दाल, तरकारी और रोटियां पड़ी थी। लगता है उन्होंने बाद में रहा सहा खाना भी नहीं खाया था। मेरा नाम कुंदन है, शांता मेरी दीदी है, उसने कहा। हिलता हुआ बूढ़े का सिर थोड़ा और हिला, फिर बहुत दबे स्वर में बोला, जाइए आप जाइए। कुन्नी लौटा नहीं, वहीं बैठ गया। जैसे आक्रमण के डर से कछुआ अपनी गर्दन और पांव अंदर समेटकर बैठ जाता है, वैसे ही वे बिल्कुल चुप होकर सहमे सहमे से बैठे रहे। धीरे धीरे खुले। ठीक कहती है प्रेमा देवी, मैं तो पापी हूँ, इस आश्रम के लायक नहीं, पर अब जाऊं कहाँ? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? प्रेमा जी मुझे बहुत मानती हैं, सदा मानती थी। मैंने ही उन्हें पढ़ाया। मैंने ही कहा कि भगवान ने बच्चे छीन लिए तो क्या, तुम पाठशाला खोलो, सब बच्चों को अपना मानो। मैंने समाज सेवा में उसका चित्त लगाया। अब भगवान ने यश दिया है, मुझसे शक्ति छीन ली। मैं कुछ सहायता नहीं कर पाता, उल्टे बाधा पैदा करता हूँ। क्रोध बस गया है चित्त में। कहाँ क्या कह दूं? ठीक ही मना करती है, लोगों से मत मिलो। भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूँ, क्रोध से मुक्ति करो। नहीं बर्दाश्त होता तो क्रोध दबाने के लिए कभी कभी तंबाकू खा लेता हूँ। माधव है ना, चुपके से सेठानी बहू से लाकर दे जाता है। मैं जानता हूँ बुरी बात है। प्रेमा जी को पता चल गया तो मेरे पास से सब पैसे हटा दिए।
अब कभी जय सिंह से मांग लेता हूँ, कभी। कितनी बुरी बात है ना, मांगना कितनी बुरी बात है। प्रेमा जी ठीक ही नाराज होती हैं। कुन्नी को पहली बार मालूम हुआ कि बड़ी माँ जी का नाम प्रेमा देवी है। बाकी बातें लौटते हुए छोटे पंडित जी से मालूम हुई। उधर से जा रहा था तो गोस्वामी जी बोले, बड़े वानप्रस्थ जी के पास गए थे? हाँ, बड़े कष्ट में है बेचारे। होंगे ही। पंडितानी तमक के बोली, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बड़े वकील थे, बड़ा पैसा था, तो क्या भगवान को भूल जाए आदमी। बड़ी माँ जी शिक्षा के काम में लग गई, नहीं देखभाल कर पाई तो लगे इधर उधर चारा डालने। गोस्वामी जी शांत भाव से बोले, बड़े भले हैं, पहले तो खाना भी खुद पकाते थे, कभी कभी मीठे चावल बनाते थे, हम सबको थोड़ा थोड़ा बांट जाते थे। अब तो 2 बरस से वह भी नहीं। दीदी से उसने सीधे पूछा, बड़ी माँ जी का व्यवहार उन्हीं से ऐसा क्यों है? हर वक्त झिड़कियां, बाकी सबसे तो इतनी ममता। मैं नहीं जानती कुन्नी, कुछ गांठ होगी उनके बीच। और अब मैं यह सब सोचती भी नहीं। इतना जरूर सुना है किसी से कि कोई डिप्टी डायरेक्टर था शिक्षा का, जिससे बड़ी माँ जी को बहुत ग्रांट वगैरह दिलवाई थी। कुछ अखबारों में ऐसी वैसी बातें भी छपी थी, मगर कौन जानता है सच क्या है। बूढ़े वानप्रस्थ जी का एक भतीजा है कनाडा में, इन्हें ले जाने को तैयार था, पर यह कहने लगे, अब आयु का तीसरा चरण है, वानप्रस्थ धारण कर पत्नी के पास ईश्वर चिंतन करूंगा। सुनते हैं सन्यास में पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है, तो सन्यास भी नहीं लिया। वे जाने, उनका काम जाने। कुन्नी शाम को बड़ी देर तक सोचता रहा। एक दिन वह गया तो बड़े वानप्रस्थ जी अपने पाँव में कोई गाढ़ा गाढ़ा तेल मल रहे थे। उसने कहा, लाइए मैं मल दूं, तो प्रतिवाद नहीं किया। चिपचिपा तेल शायद उसी की दुर्गंध थी जो कमरे में पहले ही दिन महसूस हुई थी। क्या प्रेमा जी आ गई, तुमने देखा? बड़ी माँ जी सुबह स्टेशन गई थी, कोई बिल्टी छुड़वा कर साथ लानी थी। राह में चौधरी के गांव भी जाना था, शाम को आने वाली थी। वह हर 10 मिनट में पूछते थे, अभी आई नहीं, पता लगाओ, यहाँ तो सैकड़ों दुश्मन हैं, जय सिंह गया है या नहीं। कुन्नी की समझ में ही नहीं आया, जिसके सामने उनकी जुबान तालू से चिपक जाती है, उनसे इतना मोह क्यों है। माली से उन्हें बहुत आराम मिला, आशीर्वाद देकर बोले, यह मेरा टिफिन है ना। यह असल में कुकर है, जानते हो, नीचे के खाने में कोयला सुलगाकर उन्हें 15 मिनट में खाना पक जाता है। मीठे चावल बनाऊंगा बेटा तुम्हारे लिए, यहाँ आश्रम में सबको बहुत पसंद है। लेकिन प्रेमा जी नाराज होती हैं, कहती हैं भंडारे में सब बनता है, जरूरत क्या। ठीक कहती है, उनको तो सब देना जो होता है ना, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। आपको मेरे आने से बुरा तो नहीं लगता? कुन्नी ने कहा, नहीं बेटा, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। बहुत जी करता था पहले, फिर तो बात करना भूल गया। हमारे बेटा होता तो तुमसे बड़ा होता, पर वही कौन सा आकर बातें करता। मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, क्रोध ऊपर से और आता है। कुंदन जी है। दरवाजे पर विमला खड़ी थी। सुनिए, शांता बहन ढूंढ रही है आपको। घर से कोई तार आया है। पिताजी का तार था। यूनिवर्सिटी सोमवार को खुल रही है, तुरंत आओ। पूरी शाम तैयारियों में बीती। दिन ढलने से पहले ही माँ जी आ गई। दूसरे दिन दोपहर की गाड़ी छुटती थी, बस उसके बाद आती थी। माँ जी ने चौधरी के यहाँ छोटे वानप्रस्थ जी को भिजवा दिया था कि टांगा भेज दे अपना। भंडारे में कहलवाया मठरिया बनवा दी जाए साथ के लिए। दीदी धोबी के यहाँ से धुलवाए हुए कपड़े तह करके संदूक ठीक करने लगी। जय सिंह शाम को उसकी और दीदी की थाली लगाकर कार्यालय में ही ले आया। दीदी ने उसकी दाल में ढेर सा घी डाल दिया और ममता से देखती रही। भैया, जब आया था तो मुझे लग रहा था क्यों आया तू, अब जा रहा है तो लग रहा है क्यों जा रहा है अभी। अब भी कहे तो मामा जी को लिख दूं कि हफ्ते भर बाद भेजूंगी। नहीं दीदी, अब जाना चाहिए, छुट्टी होते ही आ जाना। आइएगा ना? नहीं दीदी, तुम कहोगी हिरन, मोर और भेड़िया, ये सब बेकार है दीदी। एक बात पूछूं, तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगता है? तुम्हारा क्या मेल इन सब से? सच सच बोलना दीदी। दीदी ने गहरी सांस ली। नहीं, कोई मेल नहीं है शायद, इसीलिए। तुम्हें तो सब मालूम है ना भैया, मैं वह सब अब दोबारा महसूस नहीं कर सकती। ऐसे ही खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन यह कब तक चलेगा दीदी? उसके बाद? जब तक चलेगा तब तक सही, उसके बाद आगे कहीं और चल दूंगी, पर वहां नहीं लौटूंगी। माँ को कोई झूठा आसरा मत दिलाना। मैं जानती हूँ आगे रहा नहीं, मगर पीछे ही कहाँ है। कुन्नी का मन भर आया। दीदी सब समझ गई, ना जाने कैसे। हंसकर उसका मुंह अपनी ओर मोड़कर प्यार से बोली, अगर बंदाराम तुम किसी दूसरे शहर में नौकरी करोगे तो कोई लेडी बंदाराम ले आओगे तो शायद कभी तुम्हारे पास आकर रह जाऊं। कुन्नी कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेमतलब संदूक खोलता बंद करता रहा। फिर बहुत हिम्मत साध कर बोला, दीदी एक बात कहूं, उस रात की बात मैंने तुम्हें बताई थी ना, जब मैं डर गया था। दीदी, मैंने आधी बात बताई थी। कुन्नी ने ठहर कर दीदी के चेहरे को देखा, वहां कोई भाव नहीं था।
जमीन की ओर देखते हुए वह बोली, अच्छा हुआ तूने जिक्र कर दिया, नहीं तो मेरे मन पर बोझ छूट जाता। बाकी बात मुझे मालूम है, बड़ी माँ जी ने तेरे जाने के बाद ही बताई थी। कमरे की बत्ती बुझा दी थी, पर वह जाग रही थी। उन्होंने विमला से भी कुछ नहीं कहा, पर भंडारे में इसलिए मैं भी आती थी तेरे खाने के वक्त। दीदी मुझे बड़ी, नहीं भैया, कोई क्या करे, अभागिन है बेचारी, माँ जी आज उसका इंतजाम करके आई है। चौधरी के गांव वाले क्षेत्र में काम करेगी, पर रहेगी आश्रम में। टांगा ले जाएगा, पहुंचा जाएगा। दोनों थोड़ी देर चुप रहे, फिर दीदी बोली, चौधरी तो और भी चाहते हैं विवाह, जायदाद बहुत है। माँ जी ने अभी उससे नहीं कहा है, कह भी देंगी तो क्या, विवाह हो भी गया तो क्या, पर अभी भी भटक रही है, तब भी भटकेगी। देखो तो भटकन कहाँ नहीं, बस एक शांता है कि खंबे से पीठ टिकाए आंखें मूंद कर खड़ी हो गई है। वह कभी क्लर्क जी को देखता है, जो बार बार हिंदी टाइम टेबल देखकर हिसाब लगा रहे थे कि टांगा कब पहुंचेगा। छोटे पंडित जी इधर उधर से घूमकर फिर उसी के पास क्यों आ जाते हैं। जय सिंह 2 बार बेमतलब उसको नाश्ता क्यों दे गया। दीदी बार बार कुछ ना कुछ लाकर उसके संदूक में क्यों रख जाती है। ये रुमाल बनाए थे तेरे लिए, ये मेजपोश भी रख ले, एक पेन मेरे पास बेकार पड़ा था। बड़ी माँ जी विमली से पूड़ियाँ सिकवाकर रास्ते के लिए रखवा रही है। यह टेंटी का अचार है, यह पुराने नींबू का, यह मीठी नारंगियों का। यहाँ तक कि टांगा आया और सामान रखा जाने लगा तो माधव, जिससे वह एक बार भी नहीं बोला था, दौड़कर संदूक चढ़ाने लगा। उसने चारों ओर देखा, बूढ़े वानप्रस्थ जी के पास हो आए क्या, फिर बड़ी माँ जी को देखकर चुप रह गया। सब लोग फाटक तक उसे पहुंचाने गए। टांगे पर सामान था, वह पैदल पैदल उसके साथ। भाई जी भी उसके साथ स्टेशन तक जा रहे थे। बड़ी माँ जी ने अचार की जो पोटली रखी थी वह भंडार घर में छूट गई थी। जय सिंह दौड़कर लाने गया। छोटे पंडित जी हाफते हाफते आए, एक डिबिया में इलायची लेकर। बड़ी माँ जी ने घड़ी देखी, भाई जी लाठी लेकर आगे बैठ गए। दीदी आंखें पोंछती आई, उसके हाथ में 10 रुपए का नोट दिया, फिर बोली, भंडारे में बैठी रो रही है पगली, आई नहीं, यह पैकेट दिया है विमली ने। क्या है, उसने खोला, अरे तिल है, शायद भूल से कोई दूसरा पैकेट दे गई। दीदी ने देखकर कहा। कुन्नी कुछ नहीं बोला, पैकेट लेकर खाने की टोकरी में रख दिया। टांगा चला, सबने हाथ जोड़े। छुट्टियों में आना बेटा, बड़ी माँ जी ने कहा। जरूर, वह जानता था कि वह नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फाटक पीछे छूट गया। नीम, आम, पुलिया, तोते, दीवार भी पीछे से खिसक रही थी। लोग लौट रहे थे, सिर्फ दीदी खड़ी थी और गोस्वामी जी। पेड़ के तनों में वे भी छिपने लगे थे। अब दीवार भी खत्म हो गई। दोनों और पेड़ और फिर मैदान। चौधरी के गांव वाला कच्चा रास्ता भी छूट गया, फिर सड़क भी मुड़ी। धीरे धीरे दीवार भी ओझल हो गई और इस तरह वो वहां से हमेशा के लिए दूर चला गया। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं धर्मवीर भारती जी की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।